हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। फिर से अपनी मुलाकात हो रही है एक नई वीडियो में। और ये पर्टिकुलर वीडियो होगी 12th क्लास के लिए। यूनिट चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट का नाम है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर भी एक आपकी एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज के बेसिस पर। ठीक है। नया नया टॉपिक है। तो ध्यान से समझिएगा, पेन कॉपी को अपने हाथ में रखिए ताकि नोट्स आप बना पाओ। ठीक है। तो देखते हैं है क्या इस टॉपिक में, क्या जरूरत पड़ी पोटेंशियोमीटर की कि इसको भी डिजाइन करने की जरूरत आन पड़ी। अब देखिए, करते क्या है पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। हम बेसिकली क्या क्या कर सकते हैं, इसकी तीन अपनी एप्लीकेशंस है। इसकी हेल्प से अपने लोग किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं, और किसी भी पर्टिकुलर सेल के लिए आप उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की आपको नॉलेज है क्या होता है। सेल के दो टर्मिनल्स के अक्रॉस की जो पर्टिकुलर वोल्टेज सर्किट में जाती है उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। या फिर ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी सेल है, ठीक, उसका अपना एक ईएमएफ ई होता है, उसका एक अपना इंटरनल रेजिस्टेंस आर होता है। इस आर के अक्रॉस की वोल्टेज को अगर मैं ईएमएफ में से माइनस कर देता हूं तो बची हुई वोल्टेज कहां जाती है, सर्किट में जाती है। तो वो बची हुई वोल्टेज को नाम दिया जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसका हुआ, इस सेल का हुआ। और उस पर्टिकुलर वोल्टेज को पोटेंशियोमीटर निकाल सकता है। इसी सेल का ईएमएफ अगर मुझे पता करना है तो भी मैं इस पोटेंशियोमीटर का यूज कर सकता हूँ। इसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर मुझे पता करना है तो भी मैं पोटेंशियोमीटर की हेल्प से निकाल सकता हूँ। ठीक है। तो बेसिक एप्लीकेशंस क्या क्या है पोटेंशियोमीटर की। एक सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, एक सेल का ईएमएफ निकाल सकते हो, और एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तीनों के तीनों डेरिवेशंस मैंने इसी एक वीडियो में करवा देने हैं। और एंड तक देखिएगा, इसमें अच्छे खासे कंसेप्ट आएंगे जो एकेडमिक में कंसेप्चुअल्स के फॉर्म में पूछे जाते हैं और कंपटीशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है। तो एंड तक जरूर देखेगा इस वीडियो को। तो भाई सबसे पहले तो इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर बेसिकली दिखता कैसा है। ठीक है। तो सबसे पहले एक बहुत लंबी सी एक वायर होती है। बहुत लंबी तो ऐसे नहीं, 1-2 किलोमीटर की होती है। 8 मीटर, 10 मीटर, 6 मीटर, 5 मीटर। स्लाइड वायर ब्रिज में 1 मीटर की वायर थी, बट इसमें नंबर ऑफ वायर्स 1-1 मीटर की होती है। अब जैसे नंबर ऑफ वायर 6 है 1-1 मीटर की, तो टोटल लेंथ कितनी होगी वायर की, 6 मीटर होगी। मैं उस वायर को एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सपोज समथिंग एल लेंथ की है, कैपिटल एल लेंथ की। ठीक है। कैपिटल एल लेंथ की है पर्टिकुलर वायर। ठीक है। मैं भी इसके बारे में ये भी बताऊंगा मुझे इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है। क्योंकि ईएमएफ और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर भी तो मेजर कर सकता था सर। ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर की जरूरत क्यों पड़ी। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हम व्हीटस्टोन ब्रिज से मेजर नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए पोटेंशियोमीटर की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है। तो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। लेबोरेटरीज में ये एक समथिंग एक बोर्ड की तरह आपको नजर आएगा। समथिंग ऐसा एक बोर्ड होगा। ठीक है। और उसके ऊपर कुछ ऐसी कॉपर स्ट्रिप्स लगी होंगी। ठीक है। कुछ ऐसी कॉपर स्ट्रिप्स लगी होंगी। उन कॉपर स्ट्रिप्स के साथ आपकी वायर्स कनेक्टेड होंगी। जैसे इधर से वायर शुरू हुई तो इस कॉपर स्ट्रिप के एक एंड पर, फिर उधर से वायर शुरू होगी इस कॉपर स्ट्रिप के दूसरे एंड पर, फिर इधर से वायर शुरू हुई इस एंड पर गई, फिर इधर से वायर शुरू हुई इस एंड पर आ जाएगी। ठीक है। फिर यहाँ से वायर शुरू हुई इस एंड पर आ गई, फिर यहाँ से वायर शुरू हुई इस एंड पर चली गई। तो एक कंप्लीट एक वायर है जो मैंने इस एक पर्टिकुलर लाइन से रिप्रेजेंट करी हुई है। ठीक है। ये एक ही वायर, बट आपको लेबोरेटरीज में वो समथिंग कुछ इस तरह का एक डिवाइस दिखेगा। ठीक है। अगर ये एंड ए है तो इसको एंड ए मैं यहाँ मान लेता हूँ, वो एंड बी है तो उसको एंड बी यहाँ मान लेता हूँ। ठीक है। अब करना क्या है, इसके साथ एक आपने सेल को कनेक्ट करना है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल या चलो नेगेटिव टर्मिनल ए एंड की तरफ लगा हुआ है। ठीक। तो यहां से भी वही काम करेंगे। इसको अभी के लिए यार बी मान लो, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। और नेगेटिव टर्मिनल ये, पॉजिटिव टर्मिनल ये, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए कर रहा हूँ मैं ये। और यहाँ का ए एंड, जैसे ए वाला ए एंड किधर की तरफ लगा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो यहाँ का ए एंड भी किधर लगा दिया, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लगा दिया। ठीक है। फिर यहाँ पर जरूरत पड़ेगी एक रियोस्टेट की।
वो रियोस्टेट आपने लगा दिया, एक एमीटर की वो एमीटर आपने लगा दिया, एक की वो की आपने लगा दी, और फिर कनेक्शन कर दिया आपने किसके साथ, एंड ए के साथ, पॉजिटिव टर्मिनल का। तो पॉजिटिव टर्मिनल और एंड ए के बीच में क्या क्या लगा हुआ है, तो वो आपने सब यहाँ पर लगा देना है। एक इधर भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सीरीज कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो एक लगा दिया आपने सेल, ठीक, एक आपने लगा दिया रियोस्टेट, ठीक है, एक आपने लगा दी की, एक आपने लगा दिया एमीटर। ठीक है, इनका कनेक्शन आपने कर दिया यहाँ पर। क्लियर। अब एक पर्टिकुलर अननोन सेल जिसका आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सपोज निकालना है, ईएमएफ निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो वो आपने कहाँ लगाना है, वो एंड ए पर लगाना है। एंड ए पर आपने क्या करा, वो पर्टिकुलर एक सेल लगा दिया। कनेक्शन आप कर चुके हो ऊपर का जो आपका ऑक्सिलरी सर्किट होता है, इस सर्किट को नाम क्या दिया जाता है, ऑक्सिलरी सर्किट। ठीक है, ये सर्किट का नाम होता है ऑक्सिलरी सर्किट। और ये आपकी जो सर्किट आपने कंप्लीटली करी हुई है कनेक्शन के साथ, क्या ये सही है या गलत है, इसको भी आप चेक कर सकते हो, वो भी बताता हूँ कैसे। जिस सेल का भी आपने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है या ईएमएफ निकालना है या सेल निकालना है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल आपने एंड ए के साथ ही क्यों लगाया, एंड बी के साथ क्यों नहीं लगाया। तो कनेक्शन का जो पहला रूल है वो ये है कि सारे के सारे पॉजिटिव टर्मिनल्स एक ही एंड पर लगे होने चाहिए। पहला रूल ये है, नोट डाउन कर लीजिए, व्हाट आर द बेसिक रूल्स फॉर ऑक्सिलरी सर्किट टू बी इन अ राइट कनेक्शन। तो पहला रूल का कनेक्शन का रूल ये है कि सारे के सारे पॉजिटिव टर्मिनल्स एक ही एंड पर लगे होने चाहिए। सारे के सारे पॉजिटिव टर्मिनल्स जितने भी वहां पर सेल है उस सर्किट में, वो सारे के सारे एक ही टर्मिनल पर लगे होने चाहिए। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल को आप लेके जाते हो गैल्वेनोमीटर के थ्रू, कहाँ, जॉकी पर, और उस जॉकी का कनेक्शन आप उसको फ्री छोड़ते हो ताकि आप कहाँ स्लाइड कर सको उसको, उस पर्टिकुलर वायर के ऊपर, ताकि उसका एक नल पॉइंट निकाल पाओ। जैसे बैलेंसिंग लेंथ होती थी मीटर बेस में, वैसे ही बैलेंसिंग लेंथ आपको इसमें भी निकालनी है। ठीक है, तो पहला रूल तो आपको समझ में आ गया होगा कि सारे के सारे पॉजिटिव टर्मिनल्स एक एंड पर लगे होने चाहिए, वरना आपकी बैलेंसिंग लेंथ नहीं आने वाली है। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल रूल और बता देता हूँ, प्रॉपर टेक्निक कि कनेक्शंस आपके सही हैं या नहीं। वो पता करने का तरीका क्या है कि आपने जो जॉकी यहाँ लगा रखी है गैल्वेनोमीटर के साथ, इस जॉकी को आप एक बार कनेक्ट करोगे ई एंड पर और दूसरी बार कनेक्ट करोगे बी एंड पर, वाइस वर्सा, एक बार यहाँ कनेक्ट करा, एक बार यहाँ कनेक्ट करा। ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर आइदर साइड्स पर लगाने पर डिफ्लेक्शन दोनों साइड देता है एक एक करके, तो इसका मतलब करेक्शन आपका सही है, जैसे मीटर बीच में था। और अगर दोनों बार डिफ्लेक्शन एक ही साइड पर आता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती करी है, कहीं ना कहीं फॉल्टी कनेक्शन। ठीक है, अब सपोज गैल्वेनोमीटर ने आइदर साइड डिफ्लेक्शन दिया है, तो आपको किसी भी करेक्शन की जरूरत नहीं है, आप सीधा जाइए बैलेंसिंग लेंथ लीजिए और कैलकुलेशन के बाद आप अपना आंसर निकाल सकते हो। बट अगर आइदर साइड पे कनेक्शन नहीं हो रहा है, सिंगल साइड कनेक्शन हो रहा है, मैंने जॉकी को ए एंड पे लगाया तो एक साइड डिफ्लेक्शन, जॉकी को बी साइड पे लगाया तब भी उधर ही गया डिफ्लेक्शन, तो आपके पर्टिकुलर कनेक्शन में क्या गलती हो सकती है वो समझिए। अब पहली गलती क्या हो सकती है, पहली गलती तो ये हो सकती है कि जो ऑक्सिलरी सर्किट में आपका एक सेल लगा हुआ है और ये आपकी होती है सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, वहां पे जो एक सेल लगा हुआ है, वो दोनों के सेल के पॉजिटिव टर्मिनल अगर ए एंड पे नहीं है, तो आपका सर्किट का जो कनेक्शन है वो गलत है। तो पॉजिटिव टर्मिनल्स शुड बी एट ए एंड, पॉजिटिव टर्मिनल्स शुड बी एट वन एंड, सारे के सारे एक ही एंड पर होने चाहिए। वो एंड आप अगर अपनी मर्जी से चूज करना चाहो तो बी एंड पे भी चूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, अब जैसे मैंने ये एक ड्राइवर सेल ले रखा है, इस ड्राइवर सेल की अपनी, इसको ड्राइवर सेल कहते हैं, ऑक्सिलरी सर्किट के सेल को भी ऑक्सिलरी सेल भी कह सकते हैं या ड्राइवर सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि यही सेल की वजह से आपके इस सेल की बैलेंसिंग लेंथ मिलती है, या आप ये कह सकते हो ये आपका जो सेल है ये कंप्लीट सर्किट को चलाने का काम करता है। ठीक है, तो इसको ड्राइवर सेल भी कहा जाता है। ठीक, अब इसकी अपनी मैं पोटेंशियल मान लेता हूं ये 10 वोल्ट है। ठीक है, अगर इसकी अपनी पोटेंशियल की वैल्यू 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट में से
यहाँ पर एक कोई अपना एक रजिस्टर लगा हुआ है आर, रियोस्टेट की जगह मैंने एक रजिस्टर आर लगा रखा है। अब इस आर रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप जा सकता है समथिंग, कुछ भी मान लेता हूँ 4 वोल्ट, कितना मान लेता हूँ 4 वोल्ट। 4 वोल्ट यहाँ चला गया 10 वोल्ट में से, ठीक है। ये एक जो पर्टिकुलर वायर है, ये जो वायर है, इस पर्टिकुलर वायर के अक्रॉस, ठीक है, इधर से चलिए, इस वायर के अक्रॉस आपका एक ड्रॉप होगा। तो 4 वोल्ट आपका यहां पर गया, तो 10 में से 4 अगर यहां गया तो बाकी का 6 वोल्ट कहां जाएगा, ए बी वायर के क्रॉस, ठीक है। बाकी का जो 10 वोल्ट में से 4 वोल्ट है वो इधर आपका ड्रॉप हो जाएगा, तो 6 वोल्ट आपका सपोज इधर ड्रॉप हो गया, ठीक। अब जिस सेल को मैंने बैलेंस करना है इस पर्टिकुलर वायर के अक्रॉस, अगर उसकी वैल्यू इस 6 वोल्ट से ज्यादा है, सपोज 8 वोल्ट है, तो ये पर्टिकुलर सेल इस वायर के अक्रॉस बैलेंस नहीं हो सकता, इस वायर के अक्रॉस बैलेंस नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर वोल्टेज को किससे ज्यादा होना चाहिए, इस बैलेंसिंग लेंथ की वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए। अब भाई आपका जो ड्राइवर सेल है वो क्या कर रहा है, वो तो 10 वोल्ट प्रोवाइड करवा रहा है जिसकी अपनी वैल्यू 8 वोल्ट, वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 10 वोल्ट से ज्यादा है। बट ये रजिस्टर काम गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे। अब ये रजिस्टर की जो वैल्यू है, अगर मैं उसको कम कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ का ड्रॉप कम हो जाएगा और यहाँ का ड्रॉप बढ़ जाएगा। तो मुझे बेसिकली जो सेकंड फॉल्टी कनेक्शन है जो मुझे चेक करना होगा वो ये कि वेदर द वैल्यू ऑफ रजिस्टर आर इज ग्रेटर और नॉट। तो मे बी कनेक्शन में मे बी द वैल्यू ऑफ आर इज ग्रेटर, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब इन केस सपोज ये आपके पास है 12 वोल्ट, ठीक है, और ये था 10 वोल्ट, ये था 4 वोल्ट। आपने रजिस्टर आर को भी कम से कम करके देख लिया, आपने रजिस्टर आर को भी कम से कम करके देख लिया, फिर भी बैलेंसिंग लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो उस केस में क्या होना चाहिए था, ड्राइवर सेल की जो वैल्यू है वो भी इससे ज्यादा होना जरूरी है। तो तीसरा फॉल्टी कनेक्शन क्या है, द वैल्यू द वोल्टेज ऑफ ड्राइवर सेल should be cell should be greater than प्राइम, ये आपका जो सेकेंडरी सेल उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, जिसकी आप पर्टिकुलर वैल्यू मेजर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको हेल्प करेंगे, वो डबल साइडेड वाला जो डिफ्लेक्शन था, डबल साइडेड डिफ्लेक्शन आने में ये 3 पॉइंट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। इससे हटके और कोई चौथा पॉइंट नहीं है। अगर आपका कनेक्शन, आप अगर लेबोरेटरीज में हो और आपका कनेक्शन अगर गलत आ रहा है बार बार, तो आपको टीचर को कॉल करने की जरूरत नहीं है, आप इन तीनों पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। अगर इन तीनों पॉइंट्स में एक भी पॉइंट आपका अगर आपको लगेगा गलत है, उसको सही करिए, आपका कनेक्शन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। फिर डबल साइडेड डिफ्लेक्शन आ सकता है, उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली उसकी रीडिंग निकालनी है। अब रीडिंग पर आते हैं, रीडिंग क्या निकालनी होती है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। किसका प्रिंसिपल, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल कहता है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मैं लेंथ को जितना बढ़ाता जाऊंगा वोल्टेज उतनी ही बढ़ती जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा ओम्स लॉ पर, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। आई जो करंट यहाँ पर आपका फ्लो करेगा वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपके पास जो सेल आपने यहाँ लगा रखा है इसकी अपनी ईएमएफ है कुछ ई नाम की, ठीक। यहाँ पर एक आपने रजिस्टर लगा रखा है उसकी अपनी वैल्यू है आर नाम की। यहाँ पर आपने एक वायर लगा रखी है उसका मैंने रेजिस्टेंस मान लिया स्मॉल आर। तो जो करंट फ्लो कर रहा होगा ना इसमें वो समथिंग होगा आई इज इक्वल टू ई एम एफ टोटल अपॉन कैपिटल आर और स्मॉल आर का एडिशन, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो आपका जो करंट आई है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, ईएमएफ के ऊपर, कैपिटल आर के ऊपर और स्मॉल आर के ऊपर, ठीक। अब अगर इन तीनों में से कोई भी एक पर्टिकुलर चीज आपकी जो है वो चेंज हो जाए तो ऑटोमेटिकली आई चेंज हो जाएगी। बट अभी के लिए ना तो ईएमएफ चेंज होने वाला है किसी भी सेल का, ना कैपिटल आर चेंज होने वाला है, ना तो स्मॉल आर चेंज होने वाला है। तो इसका मतलब आई जो है वो फिक्स रहने वाला है। जब तक हम इन तीनों चीजों में से किसी एक को खुद पर्सनली चेंज नहीं करते हो फिजिकली, तब तक आपका आई चेंज नहीं होने वाला, ठीक। अब आई आपका यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट।
आर की वैल्यू रो एल अपॉन ए इज इक्वल टू वी। तो अब ध्यान दीजिए, जो ये वायर है जिसके ऊपर मैं जॉकी को स्लाइड करने जा रहा हूँ, तो वायर का जो नेचर ऑफ मटेरियल है वो तो नहीं चेंज होने वाला, क्योंकि मैं वायर जो यूज कर रहा हूँ वो मैंगनीन की है, जो खुद में एलॉय है। टेम्परेचर उसको चेंज नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि एलॉय टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड ज्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी उसकी सेम रहने वाली है। जॉकी को अगर मैं उसको स्लाइड ना करके, अगर मैं उसको धीरे धीरे ड्रैग करूं, मतलब उसको एक एक करके पॉइंट्स पर रखूं, तो एरिया क्रॉस सेक्शन भी चेंज नहीं होगा। मैं पर्सनली अगर खुद एरर्स करता हूँ, गलतियां करता हूँ, तो एरिया चेंज होगा, बट प्रिकॉशंस में साफ होता है कि इस जॉकी को स्लाइड नहीं करना होता है। तो जॉकी को स्लाइड नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एरिया भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आई कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, ए कांस्टेंट। बट आप खुद ध्यान दीजिए, जब जॉकी को आप अलग अलग पॉइंट्स पर रखोगे, तो ये जो लेंथ है पॉइंट ए से जॉकी तक की, वो चेंज होगी। तो लेंथ जैसे चेंज होगी, ऑटोमेटिकली वी भी चेंज होगा। तो ये सारी चीजें होगी कांस्टेंट। तो वी इज इक्वल टू क्या आया? के एल। तो के इज इक्वल टू क्या मिला? वी अपॉन एल। तो के यहाँ पर क्या है? के यहाँ पर है पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ अ पोटेंशियोमीटर क्या बता रहा है भाई? पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि भाई पर यूनिट लेंथ पर कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा, पर यूनिट लेंथ पर कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा। जैसे हम बात कर रहे थे 10 वोल्ट में से 4 वोल्ट यहाँ पर, 6 वोल्ट यहाँ पर है, ठीक है। और अगर इस लेंथ को मैं मान लेता हूँ ये 6 मीटर है, तो हर 1 मीटर पर कितने वोल्टेज का ड्रॉप होगा? 1 वोल्ट का ड्रॉप होगा। हर 1 मीटर पर कितने वोल्टेज का ड्रॉप? 1 वोल्ट का ड्रॉप होगा। अब अगर मैं इसकी बैलेंसिंग लेंथ इजिली पता करना चाहूँ, तो ये जॉकी को जब मैं अलग अलग पोजीशंस पे रखूंगा, तो सपोज ये पर्टिकुलर वैल्यू इसकी है 4 वोल्ट। अब मैं चुटकियां बजाते ही पता कर सकता हूं इसकी बैलेंसिंग लेंथ कहाँ आने वाली है। हर 1 वोल्ट पर, हर 1 मीटर पर 1 वोल्ट, तो 4 वोल्ट की बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी? 4 मीटर पर होनी चाहिए, ठीक है। बट क्वेश्चन में इतना इजी नहीं आएगा, उसमें थोड़ी सी वैल्यू टिपिकल होगी, पॉइंट्स में होगी, तो वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन का तरीका मैं अभी बताता हूँ, बट जो बेसिक है, जो प्रिंसिपल है, वो क्या कहता है? वो कहता है हर यूनिट लेंथ पर जो आपका पोटेंशियल है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। और कौन बताता है वो चीज? पोटेंशियल ग्रेडियंट बताता है। V अपॉन एल इज इक्वल टू के। तो के क्या बता रहा है? हर पर्टिकुलर यूनिट वोल्ट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। और वो क्या चीज होती है? वो होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसे 10 वोल्ट में से 4 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ हो गया, तो बाकी का 6 वोल्ट यहाँ जाएगा। 6 वोल्ट के क्या जो ड्रॉप है वो 6 मीटर की वायर पर है, तो इसका मतलब हर 1 मीटर पर कितना ड्रॉप हुआ? 1 वोल्ट का ड्रॉप हुआ। अब जिस सेल को मैं यहाँ पर बैलेंस करने जा रहा हूँ, मतलब जिसकी मुझे वैल्यू पता करनी है, मुझे नहीं पता ये 4 वोल्ट है या नहीं, मुझे पता ही नहीं था, मुझे नहीं पता था ये 4 वोल्ट है या नहीं, मुझे तो ये पता था ये नॉन वोल्टेज ई है। मुझे अगर इस ई की वैल्यू पता करनी है, तो मैं सिंपली क्या देखूंगा? मैं बैलेंसिंग लेंथ एल पता कर लूंगा। सपोज ये बैलेंसिंग लेंथ एल निकल के आई 3 मीटर। कितनी निकल गई? 3 मीटर निकल गई। अब मुझे ये पता है कि हर पर्टिकुलर यूनिट वोल्टेज पर, यूनिट लेंथ पर वी वोल्टेज होती है। तो के की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं ई की वैल्यू कर निकालना चाहता हूं, तो मुझे सिंपली क्या करना होगा? मुझे के को अपनी निकाली हुई बैलेंसिंग लेंथ से मल्टीप्लाई करना होगा। सिंपल है। अब यहाँ पर कंप्लीट लेंथ एल पर, कंप्लीट लेंथ एल जो कि 6 मीटर थी, उस पर टोटल ड्रॉप कितना हुआ? 6 वोल्ट का हुआ। तो इसका मतलब के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के की वैल्यू आ जाएगी 1 वोल्ट पर मीटर। हर 1 मीटर पर 1 वोल्ट का ड्रॉप था, तो 3 मीटर पर, 3 मीटर पर आपका कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा? मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 3 इंटू 1, तो 3 वोल्ट का ड्रॉप। तो इसका मतलब ईएमएफ की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? ईएमएफ की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी कितनी? 3 वोल्ट। क्लियर है? तो आप किसी भी पर्टिकुलर सेल का ईएमएफ कुछ इस तरीके से मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो एक और आसान सा तरीका बता देता हूँ। हो सकता है कभी कभी आपको एक के की वैल्यू ना पता हो, फिर क्या करोगे? अभी तो चलो के की वैल्यू पता है, मैंने खुद निकाल ली। हो सकता है के की वैल्यू ना पता हो, फिर क्या करोगे? तो उस केस में ध्यान दीजिएगा। तो भाई अब भी मैंने कहा कि अगर के की वैल्यू गिवन है, तो आप ईएमएफ निकाल सकते हो। बट अगर इनकेस के की वैल्यू ही ना पता हो, तो क्या करना है? तो पहले तो आप अपना वही सर्किट फिर से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। ये ऑन ही रखना पड़ेगा। और ये आपकी वो वायर जिसके ऊपर बैलेंसिंग लेंथ आपको पता करनी होती है। ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया, ठीक है।
और इधर ये आपके पास हो गया जॉकी, तो सॉरी एक अननोन पर्टिकुलर ईएमएफ जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है, तो उसको आपने नाम दे दिया E1। क्या नाम दे दिया? E1। ठीक है, तो इस केस में जब आपको K की वैल्यू नहीं पता है तो आपको क्या करना है? E1 एक अननोन ईएमएफ की वैल्यू जो आपको नहीं पता है वो आपने ली, तो आपको साथ में साथ क्या करना होगा, एक और सेल लेना होगा जिसकी वैल्यू आपको पता होगी, जिसको आपने नाम दे दिया E2। इसकी वैल्यू आप पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता। कनेक्शंस का ध्यान रखना है, सारे के सारे पॉजिटिव ध्यान से देखो ए एंड पर होने चाहिए, इस चीज का पूरा पूरा ध्यान देना। एक भी इधर उधर हो गया कनेक्शन तो एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है, वो आपको नंबर पूरे दे देगा। वो चेक करेगा सारे पॉजिटिव यहाँ पर ए एंड पर है या नहीं। ठीक है, अब ये दोनों सेल्स को आपने जॉकी के साथ कनेक्ट करना है, तो जरूरत पड़ेगी यहाँ पर टू वे की। तो भाई इस समय लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए हो तो टू वे की तो देख नहीं सकते, तो गूगल करो, टू वे की आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उस टू वे की को वन बाय वन हम इस गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक नॉब होती है, यहाँ पर एक नॉब होती है। जब मैं इस नॉब को निकाल दूंगा तो मैंने इनडायरेक्टली क्या करा, E1 का कनेक्शन गैल्वेनोमीटर के साथ तोड़ दिया। और अगर मैं इसको इंसर्ट कर दूंगा नॉब को, तो मेरा E1 का कनेक्शन गैल्वेनोमीटर के साथ हो गया। सेम यहाँ पर एक नॉब होती है, अगर इस नॉब को निकाल दूंगा तो E2 का कनेक्शन G के साथ तोड़ दिया मैंने, और अगर मैं लगा दूंगा तो E2 का कनेक्शन G के साथ मैंने जोड़ दिया। ठीक है, इस गैल्वेनोमीटर के बाद अब इसको कनेक्ट करना है किसके साथ, जॉकी के साथ। क्लियर है? अब बेसिकली क्या हुआ, हमें इस बार K की वैल्यू नहीं पता है, हमें K की वैल्यू नहीं पता। K की वैल्यू कैसे मिलती थी? K की वैल्यू मिलती थी इस कंप्लीट वायर के ऊपर के V पता करने के बाद, और इस कंप्लीट वायर की लेंथ L पता करने के बाद। अगर मुझे V और L पता चल जाती तो मैं V अपॉन L से K पता कर लेता, और अगर मुझे K पता चल जाती तो एक्सपेरिमेंटली मैं क्या करता, इस A1 की बैलेंसिंग लेंथ निकालता। बैलेंसिंग लेंथ निकालने के बाद मुझे सिंपली क्या करना होता, मैं उस K को बैलेंसिंग लेंथ L1 के साथ मल्टीप्लाई कर देता, मुझे इस A1 की वैल्यू मिल जाती। बट मेरे पास ऐसे सोर्सेस नहीं है कि मैं इस K की वैल्यू निकाल पाऊँ, तो मुझे सिंपली क्या करना होगा, मुझे एक ऐसा सेल लेना होगा जिसकी मुझे EMF की वैल्यू पता होनी चाहिए पहले से। ठीक है, तो मैंने E2 की वैल्यू ले ली जिसकी मुझे वैल्यू पहले से पता है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ए बी सी, तो इस बार मैंने कनेक्शन करा हुआ ए और बी का, तो ए और बी का कनेक्शन करने का मतलब है ए एंड से E1 की तरफ करंट फ्लो करते हुए गैल्वेनोमीटर के क्रॉस जाएगा। ठीक, अब आपने क्या करा, बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है, तो जॉकी को धीरे धीरे आपने ए एंड से बी एंड की तरफ मूव करना शुरू करा। आपको ये कैसे पता चलता है कि बैलेंसिंग लेंथ ये है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर का करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो हो जाएगा, ऑटोमेटिकली समझ लेना वो उसकी बैलेंसिंग लेंथ है। तो E1 की बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जाएगी, मान ली ये E1 की बैलेंसिंग लेंथ है L1। ठीक है, तो क्या निकल के आता है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर के अकॉर्डिंग E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यही है, पोटेंशियल शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, K लगाते हैं, जो इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में हमें नहीं पता। क्योंकि K पता होता, उस लेंथ L1 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता, तो ऑटोमेटिकली मुझे E1 की वैल्यू मिल जाती। तो अभी के लिए मुझे K नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यही सेम काम करेंगे E2 के लिए। तो इस बार अपने लोगों ने क्या करा, इस नॉब को हटाया और इसको कनेक्ट कर दिया, मतलब C का B के साथ कनेक्शन करा। तो इस बार जो करंट फ्लो कर रहा है वो E2 के थ्रू कहाँ, गैल्वेनोमीटर के थ्रू जॉकी तक जा रहा है। तो फिर से बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है, जॉकी को इस तरह से लेके जाना है A से B कि कहीं ना कहीं गैल्वेनोमीटर के क्रॉस का करंट जीरो हो जाए। जैसे वो पर्टिकुलर करंट जीरो होगा तो वो उसकी बैलेंसिंग लेंथ बन जाती है। तो मान लिया ये J डैश आ गया, दूसरी बैलेंसिंग लेंथ L2। ठीक, तो ऑटोमेटिकली E2 शुड बी इक्वल टू व्हाट, या E2 शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, L2। तो E2 इज इक्वल टू KL2, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो E1 E2 की आपके पास दो एक्सप्रेशंस आ चुकी हैं, दोनों में K अननोन है। तो क्या करना चाहिए, तो एक्सपेरिमेंटली L1 L2 आप निकाल चुके हो जो आपके पास वैल्यूज हैं, E2 पहले से पता था, E1 निकालना है। तो क्या करना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देना चाहिए। मैं डिवाइड कर देता हूं फर्स्ट और सेकंड को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, E1 डिवाइडेड बाय E2 विल बी इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2। K से K हो जाएगा कैंसल। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटली यूजिंग पोटेंशियोमीटर आपने क्या करा, एक अननोन सेल की ईएमएफ भी निकाल ली।
दो तरीके थे निकालने के। पहला तरीका जो मैंने बताया जिसमें के की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। दूसरा तरीका के की वैल्यू नहीं पता है तो एक अलग से सेल लेना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी हेल्प से आपने क्या करा, एक ईएमएफ की वैल्यू निकाल ली। तो ये आपका एक दूसरा एप्लीकेशन है या दूसरा डेरिवेशन है जिसमें हम दो सेल्स का कंपैरिजन करते हैं, या इसको कह सकते हो एक अननोन सेल की ईएमएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं तीसरे डेरिवेशन की तरफ। तो भाई अब इसकी दूसरी एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं जहां पर अपने लोगों को किसी भी सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ सकता है। तो सर्किट फिर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आपके पास ये ऑक्सिलरी सर्किट है जिसमें ये आपका ड्राइवर सेल हो गया, ये एक्सटर्नल रजिस्टर हो गया, की एमीटर, ठीक है, और फिर आपने ये वो वायर लगा दी, ठीक है, ए एंड से बी एंड की तरफ। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए भी पूछा जा सकता है और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये वो पर्टिकुलर सेल है जिसका आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना पड़ सकता है या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो मैं पहले इंटरनल रेजिस्टेंस इसका निकालता हूँ, ठीक है। ये आपने कनेक्ट करा एक एक्सटर्नल रजिस्टर इसके साथ पैरेलल, और यहाँ लगा दिया एक की। तो अगर इस की को मैं नाम दे देता हूँ K1, इसको ऑन ही रखना है ऑलवेज तीनों केसेस में। इस की को नाम दे दिया K2, इसको ऑन ऑफ अलग अलग कंडीशंस पे करना है, वो भी बताते हैं, ठीक है। और इसको करा, इसके साथ कैसा कनेक्शन में करा हुआ है, पैरेलल कनेक्शन में करा हुआ है। फिर फर्दर इसको कनेक्ट करा किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ। गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्शन करने के बाद आपने लगा दी वही जॉकी जे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कि ये की K2 जब आपकी ऑफ होगी तो बैलेंसिंग लेंथ तब किसके लिए आएगी, और की K2 जब ऑन होगी तब बैलेंसिंग लेंथ किसके लिए आएगी। अब आप खुद सोचिए, आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में तीन केसेस करे हुए हैं, V एंड E के। V इज इक्वल टू E हो सकता है, V लेस देन E हो सकता है, और V ग्रेटर देन E हो सकता है, ठीक। यहां पर ग्रेटर देन का साइन की कंडीशन तो नहीं आएगी, V इज इक्वल टू E की कंडीशन आएगी और V लेस देन E की कंडीशन आएगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास स्विच हो गया, ये आपके पास रजिस्टर हो गया। फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ठीक। इसका ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस और ये कैपिटल आर जिसके क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मैं इस स्विच को अगर ऑफ रखता हूं तो मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा, और करंट फ्लो नहीं करेगा तो वी ई के बराबर होगा। तो वी ई के बराबर होगा तो पर्टिकुलर बैलेंसिंग लेंथ किसके लिए आएगी, ईएमएफ के लिए आ जाएगी डायरेक्टली, इस सेल के ईएमएफ के लिए आ जाएगी, ठीक। बट जब मैं इस स्विच को ऑन करता हूं तब कौन काम करना शुरू कर देगा, ये रेजिस्टर काम करना शुरू कर देगा। तो उस समय आपकी वो बैलेंसिंग लेंथ किसके लिए आएगी, तो ये इसके साथ कैसे कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में, तो इसकी पर्टिकुलर वैल्यू कितनी है, E माइनस आई आर, दैट बिलोंग्स टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैलेंसिंग लेंथ किसके लिए आएगी, E माइनस आई आर के लिए आएगी, ठीक है। तो फॉर K2 ऑफ, फॉर K2 ऑफ आपको एक बैलेंसिंग लेंथ मिली, मान लिया हमने L1। तो वो बैलेंसिंग लेंथ किसको बिलोंग करती है, ईएमएफ को बिलोंग करती है। तो E विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेंथ L1। सिमिलरली फॉर K2 ऑन, फॉर K2 ऑन बैलेंसिंग लेंथ इस बार क्या है, किसके लिए है, इसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए है। तो वो V हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, L2। तो वो पर्टिकुलर लेंथ L2 जाहिर सी बात है L1 से क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि प्रिंसिपल कहता है ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, या वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो वोल्टेज कौन सी ज्यादा है, ईएमएफ ज्यादा है या वी ज्यादा है, जाहिर सी बात है ई ज्यादा है, तो उसकी बैलेंसिंग लेंथ भी ज्यादा होगी। तो L1 की लेंथ ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू L2। तो आपने फिगर में L2 छोटा दिखाना भी है, कहीं गलती से इधर ले गए L2, कहीं कहीं दिखा दो, क्या फर्क पड़ता है। तो मेरे जैसा एग्जामिनर होगा नंबर काट देगा वो, ठीक है ना। तो L2 यहाँ पर किसकी बैलेंसिंग लेंथ, वी के लिए। तो अगर आप देखें ध्यान से तो E विल बी इक्वल टू व्हाट, KL1, और यहाँ पर V विल बी इक्वल टू व्हाट, KL2। तो इन दोनों को आप अगर डिवाइड करते हो क्या मिलता है, E अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो ये आपके पास हो जाती है सपोज इक्वेशन नंबर थर्ड। ये दोनों को मैंने क्या ले लिया, फर्स्ट और सेकंड। आपके पास E अपॉन V की वैल्यू आ चुकी है। एक्सपेरिमेंटली इन दोनों का रेशियो आपको पता है L1 L2। एक्सपेरिमेंट करते दौरान आपके पास L1 की वैल्यू भी है और L2 की वैल्यू भी है, ठीक है। अब आपको बेसिकली वैल्यू किसकी निकालनी है, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की। इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी। ध्यान से देखो कैसे, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर।
आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी। तो मैंने शुरू में आपको बता दिया था ये आई की वैल्यू निकालने का तरीका, तो आर इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आई। जो करंट इसमें से फ्लो करेगा वो करंट इसमें से तो भी जाएगा, ठीक है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका v क्या होना चाहिए, i इंटू आर होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो i की वैल्यू v अपॉन आर, ठीक। तो ये i की वैल्यू यहाँ पर आपने क्या पुट कर दी, v अपॉन आर। तो e माइनस v अपॉन आर, तो r तो चला गया ऊपर, ठीक। तो स्मॉल r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, e अपॉन v माइनस का 1 इंटू कैपिटल R। तो ये कैपिटल R यहाँ पर इस समय ये वाला है, इसको आप R1 नाम दे दो। ये कैपिटल R कौन सा, ये वाला है। ध्यान रहे क्वेश्चन करते समय भी न्यूमेरिकल आ गया तो ये कैपिटल R ये वाला है, ना कि वो वाला। उसको इस समय मैंने R1 नाम दे रखा है, ठीक है। अगर ये EMF है तो इसको अपने नाम दे देना है E1, अलग कंपैरिजन नहीं कर देना। और उनमें अगर डिफरेंस नहीं रखोगे तो ये भी गलती हो जाएगी, दोनों को कहीं ई ले लो। ई अपॉन वी की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाल चुका हूं, तो वो कितनी होगी, L1 अपॉन L2 माइनस का 1 इंटू कैपिटल आर क्या है, इस यहाँ का रजिस्टर, उसको आपने यहाँ पर पुट करा, ठीक है। ये हो गया स्मॉल आर। तो एक्सपेरिमेंटली आपके पास L1 L2 पता था, कैपिटल आर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, वो ऑटोमेटिकली बता देगा आपने कौन सा पर्टिकुलर रेजिस्टेंस वहां से उठाया, ठीक है। तो आर की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो वैल्यूज को पुट करने के बाद तो आप कैलकुलेशन करोगे तो स्मॉल आर की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। तो ये एक तरीका था पोटेंशियोमीटर के हेल्प से किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते थे, ठीक है। होपफुली मुझे लगता है ये आपने क्लियर कर लिया, ठीक है। इसके बाद छोटे से मैं न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, उस पर भी ध्यान देना, कंपटीशन के बेस पे न्यूमेरिकल्स होंगे। अभी के लिए ये डेरिवेशन के ऊपर पूरा फोकस रखो, ध्यान रखो। आगे आता हूँ एक न्यूमेरिकल्स के साथ। अब बात करते हैं तीसरे डेरिवेशन की, ठीक है। तो जिसमें अपने लोगों ने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, इसके बेसिस के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट अपने लोग डेरिवेशन भी कर लेंगे, क्यों, कंपटीशन में इसकी हेल्प पड़ेगी। तो देखिए क्या करना होता है। आपने लिया एक ऑक्सिलरी सेल, एक एक्सटर्नल रजिस्टर कैपिटल आर, ठीक है। फिर आपने लिया एक की, और यहाँ लिया आपने एक एमीटर, ठीक। अब यहाँ पर आपने एक वायर ली, वही सेम वायर ए बी वायर। सो क्लियर हो रहा है सब कुछ, वही डायग्राम में कोई चेंज नहीं। जो इंटरनल रेजिस्टेंस वाला डायग्राम था ना, वही सेम डायग्राम आप फिर से बना दीजिए, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल का ध्यान रखना है, वही एंड पे एंड के साथ जुड़ा होगा पॉजिटिव टर्मिनल, जिसमें आपका ऑक्सिलरी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल था, ठीक है। यहाँ पर एक की लगा दी, एक एक्सटर्नल लगा दिया, ठीक। और यहाँ गैल्वेनोमीटर, और ये आपके पास हो गई जॉकी जी। ये R1 तो ये R, ये EMF E, तो इसको E डैश नाम दे दो। और ये अगर की K1 और ये की K2 हो जाएगी। पिछले ही डेरिवेशन में थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये की K1 हमेशा ऑन रहेगी, और ये वाली जो की K2 है ये ऑन कब रखनी है, ऑफ कब रखनी है, मैंने ये बता दिया था। K2 को अगर मैं ऑफ रखता हूं तो मुझे बैलेंसिंग लेंथ मिलती है, मुझे किसकी, EMF की। और अगर मैं K2 को ऑन रखता हूं तो मुझे बैलेंसिंग लेंथ मिलती है किसकी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। तो अभी के लिए मैं मान लेता हूं जो K2 मैंने ऑन करी हुई है, मुझे जो बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है वो किसकी मिल रही है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की मिल रही है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू KL लिख सकता हूँ। ये बैलेंसिंग लेंथ किसके लिए, जब K2 ऑन था, K2 ऑन के लिए बैलेंसिंग लेंथ किसकी मिलती है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा होगा आई नाम का, तो पहले ही डेरिवेशन में मैंने बताया था आई किसके बराबर होगा, EMF E अपॉन कैपिटल R1। अच्छा, इसको इससे मैं R1 नाम दे दो, इसको R नाम दे दो, तो फर्क नहीं पड़ेगा। R प्लस कंप्लीट वायर का रेजिस्टेंस स्मॉल r हो जाएगा, तो R प्लस स्मॉल r, तो ये आपके पास हो जाएगा सेकेंड पॉइंट, जिसको आपने याद रखना है। I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब ए बी वायर के अक्रॉस का जो पोटेंशियल होगा, जिसको मैं VAB नाम दे सकता हूं, वो दो तरीकों से मैं निकाल सकता हूं। पहला तरीका, करंट फ्लो कर रहा है आई नाम का इसमें, उसको मल्टीप्लाई कर दो स्मॉल r के साथ, तो VAB पोटेंशियल आ जाएगा I इंटू स्मॉल r। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, अगर मेरे पास K की वैल्यू हो, मैं उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि टोटल लेंथ मानी जाती है कैपिटल L,
टोटल लेंथ मानी जाती है कैपिटल एल, तो ऑटोमेटिकली मैं वी ए बी की वैल्यू वैसे भी निकाल सकता हूँ। या हमें पता है पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और अगर हमें के पता चल जाए और हम किसी भी पर्टिकुलर लेंथ को के से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर्टिकुलर वायर की हमें पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या करा, वी ए बी की वैल्यू दो तरीकों से निकाली। ये चार पर्टिकुलर इक्वेशंस अगर आपने याद कर ली तो भरोसा रखिए यही चार इक्वेशंस हैं पोटेंशियोमीटर के किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। सीरियसली ट्रस्ट मी, यही चार इक्वेशंस अगर आपको याद रह गई, पोटेंशियोमीटर का कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए ना आप इजीली कर लोगे। बट इनके कंसेप्ट के साथ ये चार इक्वेशंस को याद रखना है। पहला, ये पर्टिकुलर पोटेंशियल V किसके लिए था, R1 के अक्रॉस ड्रॉप हुए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए था। दूसरा, I करंट जो फ्लो कर रहा है इस कंप्लीट ऑक्सिलरी सर्किट में किसकी वजह से, EMF E की वजह से, जो अपोज कर रहा है कैपिटल R और स्मॉल r। तो I की वैल्यू आपको इस तरह से मिल जाती है। AB वायर के अक्रॉस का जो V है वो हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। एक, करंट I को अगर मैं स्मॉल r से मल्टीप्लाई कर दूं, दूसरा K को कैपिटल लेंथ L से मल्टीप्लाई कर दूं। K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और L क्या है, टोटल लेंथ। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मुझे ये V निकालना है, तो मुझे K पता होना जरूरी है। एक्सपेरिमेंटली मैं L तो निकाल सकता हूँ बट K मैं नहीं निकाल सकता हूँ। तो K पता करने का तरीका क्या है, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। चलिए सर, हमने इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर भी दूं तो मैं K की वैल्यू कैसे निकाल लूंगा, मेरे पास I की वैल्यू नहीं है। तो भाई आपको साफ दिख रहा है I की वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन से इसमें पुट कर दोगे, आपको K मिल जाएगा, और जैसे K मिल जाए उसको इसमें पुट कर देना, आपको V मिल जाएगा। सिंपल सा फंडा है। तो आपने क्या करा, इक्वेटिंग थर्ड एंड फोर्थ वी गेट। ठीक है, तो क्या मिलता है, के एल इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर। तो यहां से आपको वैल्यू किसकी मिलेगी, यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी के की, वो कितनी होगी, आई आर अपॉन कैपिटल एल। तो के की वैल्यू आ चुकी है आई आर अपॉन कैपिटल एल। तो ये इक्वेशन को आपने नाम दे दिया फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, के की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब इसमें आपने आई की वैल्यू को पुट करना है, तो के विल बी इक्वल टू, आई की जगह आपने पुट कर दिया ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर अपॉन एल। ये आपको मिलेगा के की वैल्यू, इस के की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, वी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इक्वेशन नंबर 6 को 1 में रखेंगे, 6 in 1, तो आपको मिल जाता है वी। तो वी विल बी इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर अपॉन एल इंटू लेंथ एल। तो ऑटोमेटिकली यू आर हैविंग द वैल्यू ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल। तो आपके पास सर्किट में जो भी पर्टिकुलर सेल या बैटरी लगा रखी होगी उसकी वैल्यू ईएमएफ की होनी ही है आपके पास। फिर कैपिटल आर, यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, उसमें से जो भी पर्टिकुलर आर की वैल्यू को उठाओगे वो आपके पास होगी। क्वेश्चन में हमेशा स्मॉल आर की वैल्यू गिवन होती है। टोटल लेंथ जो भी वायर आप यूज कर रहे हैं वो आपको पता होगी। एल बैलेंसिंग लेंथ एक्सपेरिमेंटली निकाली गई होगी, वो आपको पता होगी, तो वे की वैल्यू भी आ जाती है। ये डेरिवेशन कभी नहीं आता, बट इसके बेसिस के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो मैंने बोला ये चार इक्वेशंस का होना बड़ा जरूरी है, ये समझ में आ गई होगी, तो किसी भी डेरिवेशन को आप इजिली कर लोगे, नो सॉरी न्यूमेरिकल को आप इजिली कर लोगे। ठीक है, अब न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियोमीटर के बेसिस पर अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो एक टाइप का अगर न्यूमेरिकल आ रहा है जिसमें दो बैलेंसिंग लेंथ है L1 एंड L2, हमेशा दे रखा हो सकता है दो बैलेंसिंग लेंथ, तो बिना सोचे समझे आपको दो इसके फॉर्मूले से याद होना जरूरी है। दो बैलेंसिंग लेंथ के लिए दो फॉर्मूले लगते हैं, एक लगता है E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, और दूसरा फॉर्मूला होता है स्मॉल r इज इक्वल टू ब्रैकेट में L1 अपॉन L2 माइनस का 1 इंटू कैपिटल R। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन में पूछा क्या है, अननोन ईएमएफ पूछी है, दो बैलेंसिंग लेंथ गिवन है तो ये फॉर्मूला, दो बैलेंसिंग लेंथ गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है तो ये फॉर्मूला, बात खत्म। इससे हटके अगर न्यूमेरिकल 90% से ऊपर की गारंटी दे रहा हूं, इससे हटके अगर क्वेश्चन आएगा तो ये चार इक्वेशन के बेसिस पर ही क्वेश्चन आएगा पोटेंशियोमीटर का, इसके अलावा क्वेश्चन ही नहीं बनता है भाई, भरोसा रखिए, ट्रस्ट मी क्लियरली। ठीक है ना, तो बस मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। चलो भाई, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए जाएं पोटेंशियोमीटर के। ठीक है, एकेडमिक और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिख रहा होगा आपको, इन अ पोटेंशियोमीटर अ स्टैंडर्ड सेल ऑफ ईएमएफ 5 वोल्ट एंड ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस मेंटेन्स अ स्टडी करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 5 meters. Two primary cells of EMFs E1 and E2 are joined in series
with same polarity and second point है opposite polarity. The combination is connected to a galvanometer and a jockey to the potentiometer. The balancing length in the two cases are found to be 50 centimeter and 350 centimeter respectively. Draw the necessary circuit diagram and find the values of the EMF of the two cells. ठीक है भाई, तो दे रखा है 5 वोल्ट की एक सेल एक पोटेंशियोमीटर की वायर के साथ कनेक्टेड है जिसकी अपनी लेंथ है कितनी 5 मीटर। ठीक है, तो ये 5 वोल्ट का सेल हो गया और 5 मीटर के वायर के साथ ये क्या है कनेक्टेड है। क्लियर। अब फर्दर दे रखा है कि दो सेल जिनकी पोलैरिटी कैसी है पहले केस में सेम, तो सेम पोलैरिटी के साथ उनको कनेक्ट कर रहा हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, सेम पोलैरिटी माइनस माइनस को आपस में कनेक्ट कर लिया, तो अगर इसका ईएमएफ E1 इसका ईएमएफ E2 और फर्दर कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर के साथ, किसके साथ, जॉकी के साथ। ठीक है, तो अगर मैं कहूं E1 बड़ा है किससे, E2 से, तो मुझे लेना चाहिए नेट ईएमएफ कितनी, E1 माइनस E2। तो E1 माइनस E2 की नेट बैलेंसिंग लेंथ आई होगी समथिंग, मैं मान लेता हूं L1 जो कि दे रखी है, कितनी दे रखी है, तो K को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, इसकी अपनी बैलेंसिंग लेंथ के साथ, और उसकी अपनी बैलेंसिंग लेंथ कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर्स। ठीक, दूसरे केस में क्या दे रखा है, दूसरे केस में इसी की जगह आपने रिप्लेस कर देना है दोनों सेल्स की अपोजिट पोलैरिटी है। अपोजिट पोलैरिटी का केस है तो E1 और E2 क्या करना पड़ेगा ऐड, तो E1 प्लस E2 मिलके प्रोवाइड करवाएंगे एक बैलेंसिंग लेंथ, और वो बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 350 सेंटीमीटर। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब 5 वोल्ट आपका जो है वो 5 मीटर के अक्रॉस ड्रॉप होगा, तो K मिल जाएगा। K कैसे मिलेगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल लेंथ, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल तो लगा नहीं है कहीं पर भी जिसके अक्रॉस कुछ ड्रॉप होगा, तो सारा का सारा 5 वोल्ट कहाँ जाएगा, वायर के अक्रॉस जाएगा। तो 5 वोल्ट अपॉन लेंथ 5 मीटर है, जिसको मैं 500 सेंटीमीटर कर देता हूँ, तो आ जाएगा 1/100 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो इस K की वैल्यू को इसमें पुट करूंगा, तो E1 माइनस E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1/100 इंटू 50, तो यह आ जाएगा 0.5। ठीक है, सिमिलरली इधर मैं जब K की वैल्यू को पुट करूंगा तो E1 प्लस E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1/100 इंटू 350, तो आ जाएगा 3.5। तो इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी 3, ये हो जाएगी 4। अब दो इक्वेशंस हैं, दोनों को सॉल्व कर होंगे, तो भाई जब आप सॉल्व करोगे तो ऐड करोगे, तो E2 से E2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला 2E1, और इधर आपने इन दोनों को ऐड करते मिला 4 वोल्ट, तो E1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 वोल्ट आ गई। E1 की वैल्यू 4 वोल्ट आने के बाद आप इन दोनों में से किसी एक में E1 को पुट कर दो, तो मैं E1 को इसमें पुट करता हूं, तो 4 माइनस E2 इज इक्वल टू 0.5, तो E2 को उधर ले जाओ, 0.5 को इधर ले आओ, तो 4 माइनस 0.5 इज इक्वल टू E2, तो E2 की वैल्यू अब कितनी आ जाती है 3.5 वोल्ट। तो उम्मीद करता हूं ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। सॉरी, E1 की वैल्यू यहाँ पर आएगी 2 वोल्ट, E1 की वैल्यू यहाँ पर आएगी 2 वोल्ट, कैसे 4 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो 2 वोल्ट आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो 2 वोल्ट यहाँ पर, तो इस E1 को इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो 2 माइनस E2, तो 2 माइनस 0.5, तो E2 की वैल्यू आ जाएगी 1.5 वोल्ट। क्लियर है, तो ये आपके पास होगी E2 की वैल्यू। अब बढ़ते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ, तो दूसरा न्यूमेरिकल भी देख लीजिएगा। तो दूसरा न्यूमेरिकल आपको दिख रहा होगा, अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। तो पोटेंशियोमीटर की एक वायर है जिसकी लेंथ दे रखी है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और जिसका अपना रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो गई 10 ओम। स्मॉल आर स्टैंड्स फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पोटेंशियोमीटर वायर ए बी। ठीक है, फिर इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस एंड अ बैटरी। तो यहाँ पर बैटरी है जिसकी अपनी वोल्टेज दे रखी है इन्होंने 2 वोल्ट, और उसका अपना कुछ भी रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, बट एक्सटर्नल यहाँ पर लगा हुआ है उसकी वैल्यू नहीं दे रखी है कैपिटल है।
फिर कहा गया है अ सोर्स ऑफ ईएमएफ 10 मिली वोल्ट, 10 मिली वोल्ट का एक सोर्स है, ठीक है। वो 10 मिली वोल्ट का जो सोर्स है वो बैलेंस हो रहा है एक लेंथ के क्रॉस, और वो लेंथ दे रखी है इन्होंने 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर की बैलेंसिंग लेंथ के क्रॉस वो 10 मिली वोल्ट बैलेंस हो रहा है। तो बैलेंसिंग लेंथ आपको तो गिवन है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो पर्टिकुलर वैल्यू ईएमएफ बैलेंस हो रही है उसके अक्रॉस, उसकी वैल्यू गिवन है कितनी, 10 मिली वोल्ट। तो अगर मैं कहूँ E इज इक्वल टू के एल, तो यहाँ से मैं के की वैल्यू इजिली निकाल सकता हूँ। तो के विल बी इक्वल टू वट, ई अपॉन एल, ठीक है। तो ई की वैल्यू है 10 इंटू 10⁻³ अपॉन एल, एल कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, तो इसको मैं 0.40 कर देता हूँ। तो ये मिल जाता है 1/40 वोल्ट पर मीटर, क्योंकि मैंने इसका कन्वर्जन कर दिया था। तो के की वैल्यू कितनी आ जाती है 1/40 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो आगे के की वैल्यू पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इस कैपिटल आर की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो खुद ध्यान दीजिए आई की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर तो हो गया ये, स्मॉल आर इस वायर का रेजिस्टेंस। ईएमएफ की वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट, ठीक। आई की वैल्यू मुझे पता चल जाती है यार, मुझे ये आई की वैल्यू पता चल जाती, मैं निकाल सकता था। तो ये आई निकाल सकता हूँ, तो इसका मतलब मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, मैंने निकाल तो दिया। बाई चांस अगर क्वेश्चन में के की वैल्यू पूछ लेते तो आप इससे निकाल सकते थे। मुझे आई की वैल्यू चाहिए, तो आई निकालना है तो इस पर्टिकुलर लेंथ के अक्रॉस का मुझे क्या पता है, मुझे वोल्टेज पता है। कितना है इस पर्टिकुलर लेंथ के अक्रॉस का वोल्टेज, 10 मिली वोल्ट, ठीक। अगर इस पर्टिकुलर वोल्टेज के अक्रॉस का लेंथ के अक्रॉस का वोल्टेज है 10 मिली वोल्ट, तो मुझे इसी लेंथ का अगर रेजिस्टेंस मिल जाए तो मैं इस वायर के क्रॉस का करंट पता कर सकता हूँ। वो कैसे मिलेगा, V अपॉन आर। तो ये पर्टिकुलर वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो कुछ सोच के 100 सेंटीमीटर वायर थी, उसका रेजिस्टेंस था 10 ओम, तो 40 सेंटीमीटर की वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा 4 ओम। तो मैं क्या करूंगा, वोल्टेज V जो है 10 मिली वोल्ट को डिवाइड कर दूंगा रेजिस्टेंस 4 ओम के साथ, तो मुझे आई की वैल्यू मिल जाएगी। तो आई की वैल्यू कितनी आई, 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर्स, ये आई की वैल्यू आ गई। इस आई को यहाँ पुट करिए तो 2.5 इंटू 10⁻³ ये आई की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू कितनी है 10 मिली वोल्ट, सॉरी 2 वोल्ट, और कैपिटल आर कितना है निकालना है, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 10 ओम। तो यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आर प्लस 10 इज इक्वल टू 2/2.5 इंटू 10⁻³ तो आर प्लस 10 will be equal to 2 into 10 to the power plus 4 divided by 2.5, ठीक है, प्लस 4 नहीं प्लस 3, ठीक। तो अगर इसको हटाता हूँ तो प्लस 4 हो जाएगा। इसके बाद r को अगर आप सॉल्व करते हो तो r इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 25 माइनस का 10, तो 25 8 0, तो कितना आएगा 80 माइनस 10, तो मिल जाता है 70 ओम। तो कैपिटल आर की वैल्यू आ जाती है आपके पास कितनी 70 ओम। होपफुली ये आईआईटी का क्वेश्चन है 2011 में पूछा गया था, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ और वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। अभी के लिए जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो खत्म हो चुका है, आगे अपने लोग आएंगे मैग्नेटिज्म के साथ। तो कीप वॉचिंग दिस चैनल, हो सके तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर दीजिए।